हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसकी एब्रीवेशन को हम कहते हैं गैप, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हमने ऑप्ट की है यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से, ठीक है। अब ये होते क्या हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या? आर अ कॉमन सेट ऑफ accounting rules and standards that dictate how financial statements are prepared। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब ये सिर्फ एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या प्राइवेट के लिए, सो पब्लिक कंपनीज, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद गैप। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रही है तो उसे इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों हमने इसे यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से ऑप्ट किया? देखो, अगर सबको ये परमिशन मिल जाए या ये फ्रीडम मिल जाए कि वो अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर सकते हैं, तो आप खुद सोचो, आप एज ए अकाउंटेंट आप क्या रिकॉर्ड करोगे और किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे? आप क्या कोशिश करोगे कि मैं इस तरीके से अपने अकाउंट्स को शो करूं कि मुझे कम से कम पैसा लोगों को देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरे पास रहे। आप ये कोशिश करोगे कि अगर मैं प्रॉफिट अर्न भी कर रहा हूँ तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे शो ना करूँ, उसे कम से कम शो करूँ जिससे मुझे कम से कम गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़े, मुझे कम से कम अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़े, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मेरा हो। प्लस आपने उसमें कुछ मिस्टेक्स करी हैं या कुछ आपने ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ करी हैं, वो आप बिल्कुल भी उसमें शो नहीं करोगे, ठीक है। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से साफ साफ बच जाओगे, गवर्नमेंट के पास ज़ीरो टैक्स जाएगा, ठीक है। प्लस सबसे ज़्यादा उसमें क्या होगा कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ को भी ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगेगा, राइट। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि अकाउंटिंग जो है वो इन्हीं के बेसिस पे होनी चाहिए। प्लस आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर डिसीजन लेते हैं कि आपकी कंपनी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है। क्रेडिटर्स इस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि आपको क्रेडिट दिया जाए या ना दिया जाए। तो अगर हर कंपनी अलग अलग तरीके से अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगी तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा या ये जज करना मुश्किल हो जाएगा कि किस कंपनी का एक्चुअल में क्या स्टेटस है, राइट। तो बहुत सारे लूप होल्स हो जाते हैं अगर सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना रहें तो, ठीक। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यहाँ आ जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर एक कंपनी जो भी है वो इन्हीं के बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग करेगी, इन्हीं के बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी। तो इसमें आ जाते हैं आपके दो, दैट इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। नाउ व्हाट आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? देखो, सिर्फ सबसे लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको बताते हैं कि आपको क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और जो आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो आपको बताते हैं कि आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक। देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस दैट एक्ट एज अ फाउंडेशन ऑफ फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब जिनके बेसिस पर आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे। ये एक बेस तैयार करके देते हैं आपको, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है वो क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो मेथड्स, वो प्रोसीजर हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। दीज आर फॉलोड बाय फर्म जब वो रिकॉर्ड करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स एंड प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, दोनों का काम वही है कि वो आपकी एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कराएं, ठीक है। लेकिन बेसिक डिफरेंस देखो वही है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कब रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस बताते हैं कि किस मेथड का यूज़ करके, किस प्रोसीजर का कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक। अब है आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में फर्स्ट वन है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट ओनर्स। यानी जो एक बिजनेस एंटरप्राइज है, यानी जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके ओनर से डिफरेंट है। यानी ओनर की जो लायबिलिटी है उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी और कंपनी की जो लायबिलिटी है उसके लिए ओनर लायबल नहीं होगा, ठीक है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो,
सपोज ये राम है, ठीक है, राम ओनर है, ठीक, ये इसका बिजनेस है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट है। अब बिजनेस को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा किससे लेता है, एक तो वो लेगा अपने ओनर से, दो तरह के फंड्स हो जाते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स। उसने अपने ओनर से पैसा लिया, किस फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में उसने पैसा लिया, ठीक। दूसरा उसने क्या किया, एक और पर्सन था श्याम, उसने उससे पैसा लिया इन द फॉर्म ऑफ लोन, यानी राम से उसने पैसा लिया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और श्याम से उसने पैसा लिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। बिजनेस ने लिया है ये पैसा, ये बिजनेस के ओनर ने नहीं लिया, ये बिजनेस ने लिया है पैसा अपने काम को करने के लिए, राइट। तो जो बिजनेस ने पैसा लिया राम से यानी ओनर से, वो था कैपिटल, और श्याम से वो था लोन, ठीक है। दोनों ही चीज़ आप जो बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड करोगे, इन दोनों ही चीज़ों को आप रिकॉर्ड करोगे कहाँ पर, लायबिलिटी साइड में। देखो, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी ऐड करोगे और लोन भी। क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए ये दोनों ही उसकी लायबिलिटी हैं। बिजनेस को कभी ना कभी ये जो अमाउंट है ये पे करना ही पड़ेगा। देखो, लोन का अमाउंट तो जो पर्सन ने आपको लोन दिया है वो आपसे ले ही लेगा, ठीक है, प्लस कैपिटल भी आपको उसके ओनर को रिटर्न करनी होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें लायबिलिटी हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है उसमें बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंट होता है उसके ओनर के। नेक्स्ट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। देखो, अब मैं इसमें आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का। देखो, कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए के पास भी 500 एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी बी के पास भी 500 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन कंपनी ए जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है एज़ कम्पेयर टू कंपनी बी। कंपनी बी कम प्रॉफिट अर्न कर रही है और कंपनी ए ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्या रीज़न है, दोनों के पास 500 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। क्या रीज़न है इसका रीज़न ये है कि ए के पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड लेबर है इनके पास, और इनके पास नहीं है, इनके पास हाईली स्किल्ड लेबर नहीं है। इसके पास स्किल्ड लेबर है और इसके पास नहीं है, ठीक है। तो जो स्किल्ड लेबर होगी वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी और ज़्यादा प्रॉफिट अपनी कंपनी को अर्न करवाएगी, ठीक है। देखो, अब ये जो स्किल है इसके एम्प्लॉयज़ के पास, क्या आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो? भाई, एम्प्लॉय स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, इसे आप रिकॉर्ड नहीं करते अपने अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रीज़न दिया जा रहा है कि इस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा क्यों है, इस कंपनी का लॉस क्यों है, वो आप स्किल के बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो यही कहा गया कि अगर वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो स्किल की वजह से कर रही है, लेकिन आप उन स्किल्स को, जो एम्प्लॉयज़ की स्किल है, उन्हें आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट ऑल द असेट्स ऑफ द एंटरप्राइज आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस। यानी जितनी भी असेट्स हैं आपके पास वो आप रिकॉर्ड करोगे अकाउंट्स में एट देयर परचेज प्राइस। अब देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मैंने अपने बिजनेस में एक बिल्डिंग परचेज़ करी, ठीक है। बिल्डिंग की कॉस्ट थी 20 लाख, ठीक है। वो बिल्डिंग मैं एटलीस्ट 20 ईयर्स तो अपने बिजनेस में रखूँगी ही, ठीक है, एज ए एसेट मैं उसे यूज़ करूँगी। तो 20 ईयर्स तक मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में उस बिल्डिंग की जो कॉस्ट रहेगी वो 20 लाख ही रहेगी। देखो, असेट है, एक बिल्डिंग है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू रोज़ बढ़ रही है, राइट। आज अगर 20 लाख है तो 5 साल बाद शायद 30 लाख हो, 10 साल बाद शायद 40 लाख हो, ठीक है। वैल्यू उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, लेकिन मार्केट वैल्यू से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जब तक मैं अपने बिजनेस में मैंने उस असेट्स को रखा हुआ है, ठीक है, तब तक मैं उसे उसकी कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करूँगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक। अब इसका रीज़न क्या है, देखो, अब मैं इसका रीज़न आपको बताऊँ तो सपोज़ 20 लाख की ये वैल्यू है, ठीक है। एक ईयर ऐसा आया कि मेरी कंपनी को लॉस हुआ, मेरी कंपनी को बहुत सारा लॉस हुआ, ठीक। तो अब मेरे इन्वेस्टर्स ने कहा कि हम आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें, आपकी कंपनी को तो लॉस हो रहा है। तो इस सिचुएशन को हटाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो बिल्डिंग है उसको उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख सकती हूँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो बिल्डिंग 20 लाख की है वो शायद उस टाइम तक 30 लाख की हो गई हो, तो जैसे ही मैं उसे 30 लाख लिखूँगी, जो 20 लाख की थी उसे मैंने 30 किया, तो सीधे सीधे मेरी कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो गया, 10 लाख का।
मैंने यही माना कि भाई मेरी वैल्यू तो बढ़ चुकी है बिल्डिंग की, मेरी असेट्स ज़्यादा है, यानी मेरे पास 10 लाख का प्रॉफिट है। ठीक, तो अब ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है, क्या ये रियल में प्रॉफिट है? ये रियल में प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उस असेट्स को अभी बेचने ही नहीं जा रही, मेरे पास वो पैसा आएगा ही नहीं, राइट। तो जो चीज़ ब्लॉक है वो आपका प्रॉफिट हो ही नहीं सकती। तो इसलिए कहा गया है कि आप एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे ही उन असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे जब तक आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये भी हमारी एक अजम्पशन है। जैसे बिजनेस एंटिटी में भी हमने अज्यूम किया था, उसी तरह गोइंग कंसर्न में भी हम अज्यूम करते हैं दैट द बिजनेस विल हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा मतलब ये है कि हमारा बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, हम उसकी कोई लास्ट स्टेज लेकर नहीं चलते हैं, हम सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा के लिए है, ये हमेशा चलता रहेगा, राइट। तो ये हम अज्यूम करके चलते हैं। अब जो आपने अभी तक 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और आप भी चेक कर लीजिए कि आपको ये समझ में आए या नहीं। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन है असेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, असेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और मतलब मार्केट वैल्यू और कॉस्ट में लोअर कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन बी है असेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू का अनुमान लगाकर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन सी है असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग इट, यानी असेट्स उस वैल्यू पर रिकॉर्ड किए जाते हैं जो हमने उसे एक्वायर करने के लिए ली। तो क्या ऑप्शन सही होगा इसका यहाँ पर? तो मैं आपको बताऊं, इसका ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग इट। 90,000 की मशीनरी थी, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज मेरे पास लग गया 10,000, तो मेरे पास उसकी जो कॉस्ट हुई वो कितनी हुई? टोटल 1 लाख की। तो मेरे को जो कॉस्ट उसको एक्वायर करने में लगी वही कॉस्ट मैं अपने बैंक मतलब जो अकाउंट्स हैं उनमें रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, सो वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग इट, ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इनकम जो हम अपने इनकम मेजर कर रहे हैं वो किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कर रहे हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो अभी मैंने बताया कि अगर हम अपनी असेट्स को मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे तो हम हर साल उनके ऊपर वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हर साल उनकी मार्केट वैल्यू तो बढ़ रही है। हर साल मैं 1-1 लाख बढ़ाती चली जाऊँ, क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। तो क्या वो एक्चुअल में मेरी इनकम है? नहीं है वो मेरी इनकम, क्योंकि वो अभी तक मैंने सेल नहीं किया है, वो मेरे पास कैश आया नहीं है अभी तक, राइट। तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसलिए हमें इनकम किसके बेसिस पे मेजर करनी चाहिए? कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसी के बेसिस पे हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, उसी के बेसिस पे हमें इनकम मेजर करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्यू टू विच प्रिंसिपल क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी किस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है ये कॉस्ट, जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं उसी को हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ठीक, हाँ, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड नहीं करते किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर? तो वो है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हमने बताया था कि जिन चीज़ों की मॉनेटरी वैल्यू है हम सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो ये तीनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में पूछा है विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है? पहला ऑप्शन है बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज़, यानी बिजनेस और ओनर को सेपरेट एंटिटीज़ माना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर शुड नॉट बी कंसीडर्ड, यानी जो पर्सनल अफेयर्स हैं ओनर के, ओनर की पर्सनल राइट से रिलेटेड, उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है, ये भी करेक्ट है। बिजनेस शुड नॉट बी डिसॉल्व्ड इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, बिजनेस नियर फ्यूचर में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने ऐसी तो कोई बात नहीं की थी कि बिजनेस नियर फ्यूचर में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। हमने उसमें बस यही बात की थी कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों ही सेपरेट एंटिटी हैं। ठीक है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है यही सही होगा कि ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का फीचर नहीं है, राइट। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोइंग कंसर्न में बी डिफाइंड बेस्ट, यानी इसमें से कौन सा पॉइंट गोइंग कंसर्न को डिफाइन कर रहा है? गोइंग कंसर्न में क्या था कि आपका बिजनेस डिसॉल्व नहीं होगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दिस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन,
तो क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में हेल्प करता है? नहीं। दिस कॉन्सेप्ट रिफ्यूज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट डिस्कस द इशू ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, नहीं। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट बिजनेस विल ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल नॉट बी डिजॉल्व इन नियर फ्यूचर, कि ये लंबे समय तक चलेगा और ये नियर फ्यूचर में कभी जल्दी से डिजॉल्व नहीं होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब आ जाते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे ही वापस से। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये प्राइमरी रूल है अकाउंटिंग का, जो आपको ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो दो अकाउंट को इफेक्ट करती है। हर एक ट्रांजेक्शन दो जगह रिकॉर्ड की जाती है। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन दो जगह रिकॉर्ड की जाती है। सपोज आपने असेट्स परचेज करी, ठीक है, 20 लाख की, तो असेट्स तो आपकी बढ़ गई, यानी असेट्स अकाउंट में एंट्री होगी, प्लस आपने वो किसके बेसिस पे परचेज करी? कैश के बेसिस पे परचेज करी, तो कैश आपका हो गया कम, कितने रुपए से? 20 लाख से, यानी इससे आपका कैश अकाउंट भी अफेक्ट हुआ है और आपका असेट्स अकाउंट भी अफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन एक ही हुई, मैंने असेट्स ही परचेज करी है, बट उससे असेट्स का अकाउंट भी अफेक्ट हुआ, असेट्स बढ़ गई 20 लाख से, और मेरा कैश का अकाउंट भी अफेक्ट हुआ, कैश घट गया 20 लाख से, राइट। अब ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे हम सारी अकाउंटिंग की जो जितनी भी एंट्रीज हैं वो इसी के बेसिस पर करते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका? एज पर दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड बाय द फर्म ओनली व्हेन इट इज रियलाइज, यानी आप रेवेन्यू जो हो जनरेट कर रहे हैं उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो रियलाइज होगा, यानी जब आपका उसके ऊपर लीगल राइट हो जाएगा तभी आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, सपोज आपकी एक शॉप है, ठीक है, आपकी एक शॉप है और आपसे एक पर्सन ने 500 रुपीज़ के आइटम लिए, ठीक है, और वो भी क्रेडिट पर, ठीक है, क्रेडिट पर उन्होंने उधार पर उन्होंने 500 रुपये का आपसे सामान ले लिया। ठीक, अब वो सामान लेकर चला गया, वो पर्सन तो सामान लेकर चला गया, गुड्स आपने उसे दे दी, लेकिन उसने उधार पर लिया, उसने आपको पैसे नहीं दिए। अब आप मुझे बताओ, अब आप ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करोगे? जब वो आपसे गुड्स लेकर जा रहा था तब, या जब वो आपको पैसे देने आएगा तब? तो यहाँ ये हो जाता है कि आप इसे कब रिकॉर्ड करोगे? जब वो आपसे गुड्स लेकर जा रहा है तब। रीज़न क्या हुआ? देखो, किसी ने आपसे अगर उधार सामान लिया है, गुड्स वो ले जाकर रख चुका है, इट मीन्स उस पर्सन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है कि वो मुझे मेरे 500 रुपीज़ दे के जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगी? मैं उसके घर जा सकती हूँ, ठीक है, कि भाई मुझे मेरे पैसे दो। वो तब भी नहीं मानेगा तो मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ, मैं कोर्ट के पास जा सकती हूँ कि इस पर्सन ने मेरे से सामान ले लिया और मुझे पैसे भी नहीं लौटाए, ठीक है, यानी इसने मेरे को पैसे देने हैं और मेरा उसके ऊपर लीगल राइट है क्योंकि ये मुझसे सामान लेकर गया है। तो इस टाइम पर मेरा लीगल राइट तभी आ गया जब वो मुझसे सामान लेकर गया, तो रिकॉर्ड मैं करूँगी जब वो गुड्स लेकर गया। अब दूसरा केस समझो, यहाँ क्या हुआ? ये शॉप है और ये वो पर्सन, ठीक है। अब इसने मुझे 500 रुपीज़ एडवांस दे दिए। 500 रुपीज़ इसने मुझे क्या दे दिए? एडवांस में दे दिए कि भाई ये 500 रुपये रख लो, ठीक है, मैं ना अगले हफ्ते आकर आपसे सामान ले जाऊंगा। उसने मुझे ये कंडीशन दी, तो इस कंडीशन में मैं कब रिकॉर्ड करूंगी? अब उसने मुझे पहले ही 500 एडवांस दे दिए, तो 500 मेरे हाथ में आ चुके हैं, तो इस टाइम पर रिकॉर्ड करूंगी, या जब वो एक हफ्ते बाद मुझसे सामान लेकर जाएगा तब रिकॉर्ड करूंगी? देखो, इस केस में मैं तब रिकॉर्ड करूंगी जब वो मुझसे सामान लेकर जाएगा। 500 डेफिनेटली मेरे हाथ में आ गए हैं, बट इन 500 पर मेरा कोई लीगल राइट अभी तक नहीं हुआ है। रीज़न, क्या पता एक हफ्ते बाद वो ये कहे कि भाई मुझे सामान नहीं चाहिए, आप मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, तो मुझे उसे पैसे वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। कानून भी यही कहता है कि आपको उसे पैसे वापस देने हैं, जब आपने उसे सामान नहीं दिया तो आप उसे पैसे वापस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लीगल राइट नहीं आया, तो एडवांस में अगर पैसे आते हैं तो आप उसे उस टाइम पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस टाइम पर आपका रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू का पार्ट वो तब बनेगा जब वो पर्सन आपसे सामान लेकर जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में आपने ये बात करी थी कि रेवेन्यू जिस ईयर का है, जिस टाइम आपको रियलाइज होगा, जिस टाइम आपके पास उसका लीगल राइट आएगा, तब आप उसे रिकॉर्ड करोगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है
दैट रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे बिकम रिसीवेबल वाइल एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। यानी यहाँ पर इसने रेवेन्यू के साथ साथ आपके एक्सपेंसेस की भी बात की है कि जब भी रियलाइज होंगे, जब भी रेवेन्यू जब भी रिसीवेबल होगा तभी आप रिकॉर्ड करेंगे, या एक्सपेंसेस जिस टाइम के होंगे उसी टाइम आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की बात करी थी और एक्रूअल में आपने रेवेन्यू एज वेल एज आपने एक्सपेंसेस की भी बात करी। अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो सपोज आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 मार्च तक का होता है, राइट। 31 मार्च की मेरे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अप्रैल में मुझे 31 मार्च का एक बिल मिला, ठीक है। बिल मिला या इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लीजिए आप, ठीक है। तो वो मुझे मिला अप्रैल में मैंने उसकी पेमेंट करी। तो आप क्या करोगे, अब आप मुझे ये बताओ, मैं उसे मार्च में रिकॉर्ड करूँगी या अप्रैल में रिकॉर्ड करूँगी? वो एक्सपेंस किस ईयर का है? वो एक्सपेंस तो उस टाइम का है, मार्च का है, यानी इससे प्रीवियस ईयर का है, ठीक। लेकिन क्योंकि मुझे लेट रिसीव हुआ, लेकिन पेमेंट तो मैंने अप्रैल में की है, पैसा तो मेरे पास से अभी गया है, बट मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करूँगी मार्च में, प्रीवियस ईयर में, क्योंकि ये उस टाइम का खर्चा था। तो जिस टाइम आपने जो एक्सपेंस किए हैं, जिस टाइम पर उनकी पेमेंट हुई है, वो नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे। जिस टाइम पर हमने एक्चुअल में वो एक्सपेंस किए हैं उस ईयर में हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, सपोज आपको कमीशन मिली है एडवांस में, आपको एडवांस में मिली है कमीशन 2019 के ईयर में, आपको 2020 के लिए कमीशन मिल गई, ठीक है। तो आपके पास कमीशन आई 10,000 रुपये की, तो क्या आप उस कमीशन को 2019 में रिकॉर्ड करोगे? नहीं, वो मुझे किसके लिए मिली है? मुझे मिली है 2020 के लिए। तो अभी रिसीव तो मेरे पास हो गई है, बट मैं उसे रिकॉर्ड करूँगी 2020 में, क्योंकि उससे रिलेटेड वर्क कब होगा? 2020 में, राइट। तो जिस ईयर का जो एक्सपेंस है, जिस ईयर का जो रेवेन्यू है, उसे उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। तो अब ये हमें क्लियर होता है कि ये जो दोनों हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये किस लिए हैं? सो दैट जिस ईयर की एक्चुअल, मतलब जिस ईयर का जो एक्सपेंस है, जिस ईयर का जो इनकम है, वो उस ईयर में रिकॉर्ड हो और उस ईयर का एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता लग सके कि भाई इस ईयर में हमने इतने एक्सपेंस किए हैं और इतना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। एक्चुअल पोजीशन एक ईयर की निकालने के लिए हम इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे? द कॉन्सेप्ट सेज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पीरियड। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनानी है हर टाइम के लिए, दैट इज़ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको अपने बिजनेस की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, जिससे आप ये देख सकें कि आपका बिजनेस का क्या पोजीशन है, ठीक है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसमें कमियां हो रही हैं, क्या हमें सुधार करने हैं। देखो, अगर मैं ये मान के चलूँ कि भाई मेरा बिजनेस 20 साल तक चलेगा, तो अगर मैं 20 साल बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी, तो आपको क्या लगता है कि इतने टाइम बाद मैं, मतलब इतने टाइम बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या मैं बिज़नेस को जज कर पाऊंगी कि मुझे कहाँ अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी है, मुझे कहाँ नई चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ मुझे रिप्लेस करनी है, किस तरीके से मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक फ़िक्स टेन्योर के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं और उसे एनालाइज करें कि कहाँ हम अपनी ग्रोथ में पीछे रह रहे हैं, या कहाँ, मतलब जैसे अगर हम ये देखें कि पिछले साल मेरा बिजनेस में प्रॉफिट जो था वो 20 लाख था और इस साल 18 लाख है, तो ये रीज़न चेक करें कि भाई ये 2 लाख का प्रॉफिट कम क्यों हुआ। अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा 2 लाख का प्रॉफिट कम हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके। तो इसलिए कहा जाता है एक पीरियड के बाद आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट होल्ड दैट रेवेन्यू फॉर द पीरियड शुड मैच द एक्सपेंसेस। यानी एक ईयर के, एक पीरियड के जितने रेवेन्यू हैं वो उसके एक्सपेंसेस से मैच करने चाहिए, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो, अगर मैं मान के चलूँ, सपोज़ मेरा एक बिज़नेस है मैन्युफैक्चरिंग का और मैंने 100 प्रोडक्ट बनाए एक अकाउंटिंग पीरियड में। 100 प्रोडक्ट की जो कॉस्ट मुझे मिली, मतलब जो लगी, उस पर 10 रुपये एक आइटम पर लगा है, तो आपके पास टोटल 1000 रुपीज़ का क्या होगा? आपके एक्सपेंसेस, राइट। 100 मैंने प्रोडक्ट बनाए, 10 रुपये की उसकी कॉस्ट थी, ठीक है, और 1000 रुपीज़ टोटल मेरा एक्सपेंस हुए हैं, राइट। अब जब बात आई कि भाई इसे सेल भी कर देते हैं, ठीक है, तो सेल करने के लिए मैंने कितने प्रोडक्ट बेचे अपने? मैंने बेचे अपने 20 प्रोडक्ट। सेल की मैंने 20 प्रोडक्ट्स की, और उसी कॉस्ट पर तो नहीं बेचूंगी क्योंकि मुझे प्रॉफिट भी अर्न करना है।
तो मुझे प्रॉफिट अर्न करना है 50% का, तो मैंने इसे 20 रुपीज़ पे बेचा। 20 प्रोडक्ट, 20 रुपये का एक प्रोडक्ट, तो टोटल 400 रुपीज़ का मेरे पास रिवेन्यू आया। ठीक है, टोटल 400 का रिवेन्यू आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, ठीक है, तो एक्सपेंसेस और रिवेन्यू, एक्सपेंसेस हुए 1000 के, रिवेन्यू हुआ 400 का। तो अगर सिर्फ इन दोनों को देखा जाए तो मेरा 600 का क्या हो गया, लॉस हो गया। भाई मैंने लगाए 1000 रुपये, रिसीव मुझे सिर्फ 400 हुए, तो मेरा तो लॉस हो गया 600 रुपये का, राइट। यही सोचेंगे, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? देखो, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट बनाए थे 100 और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट बनाए हैं 20। ठीक है, तो इन दोनों को मैच नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं। उसमें यही कहा है कि रिवेन्यू जो है उसे एक्सपेंस से मैच करना है, तो उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अब अगर मैं देखूं 20 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपये के हिसाब से 200 रुपये, 200 रुपये की उसकी कॉस्ट थी। यानी ये जो 400 रुपये का रिवेन्यू आया है, इस पर मैंने एक्सपेंस कितने का लगाया, सिर्फ 200 रुपये का। ठीक है, मैंने इस पर सिर्फ 200 रुपये का एक्सपेंस किए हैं, तो यहाँ पर कायदे से मेरा 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो लेकिन यहाँ क्यों ये हमें पता लगा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट एक्सपेंस को एग्जैक्ट रेवेन्यू से मैच किया। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि हमें रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है। अब आ जाते हैं आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, ये भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ही पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के। फर्स्ट वन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंपेयर्ड only when the accounting policies are followed consistently by the firm over the period. However, changes can be made only in special circumstances. Consistency का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जो भी फॉर्मूला, जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो कंसिस्टेंट वे में आप उसी को यूज़ करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी कंपेयर कर सकते हो जब उसमें एक ही तरह की मेथड्स, एक ही तरह की पॉलिसीज़ फॉलो की जा रही हों ओवर द पीरियड। ठीक है, चेंजेस भी आप कर सकते हो बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। देखो, आप सपोज आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो अपनी असेट्स पर, ठीक है, उस पर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है। 2 तरीके होते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी आपने एक बार, देखो डेप्रिसिएशन असेट्स पर 10 साल 15 साल के लगता है, ठीक है, तो आपने एक ईयर तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया, फिर जो नेक्स्ट ईयर आया, ठीक है, उसमें आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा दिया। तो ये आपको नहीं करना है। कंसिस्टेंसी कहती है कि अगर आपने एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है तो आगे के ईयर्स में भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करेंगे। आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेम अकाउंटिंग मेथड से ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स के परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि आप कंसिस्टेंट रहें अपनी पॉलिसीज़ के साथ। यही कहा गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंपेयर्ड ओनली, तभी कंपेयर हो सकती हैं व्हेन द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली बाय द फर्म ओवर द पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट इट फेयरली डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इस तरीके से बनाएं जिसमें आपकी जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो सब आप डिस्क्लोज करें। ठीक है, डिस्क्लोज माने आपके जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं आप उसे फेयर वे में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करें, आप उसे बताएं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही रैशनल डिसीजन लिए जाते हैं। एक इन्वेस्टर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ही डिसाइड करता है कि उसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप उसी को फेयर नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे डिसीजन भी गलत हो जाएगा, राइट। तो आपको हर चीज़ डिस्क्लोज करनी है, जितनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जिससे जो आपका इन्वेस्टर है या जो क्रेडिटर है वो उसके डिसीजंस चेंज हो सकते हैं, तो वो सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको उसमें डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द कन्वेंशन स्टेट्स दैट द फर्म शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम एंड गेन बट प्रोवाइड फॉर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कंजर्वेटिज्म, इसका नाम ही बता रहा है कि कंजर्व करना, आपको बचाना है। ठीक है, बचाएंगे किसे? जिसमें आपको दिक्कत लगेगी, जो प्रॉब्लम में है आप उसी को बचाएंगे, जो खुश है उसे तो आप बचाएंगे नहीं, राइट। तो यही कहा गया है कि अगर फ्यूचर में कोई इनकम या गेन होने वाले हैं तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है।
ठीक है, वो अपने टाइम से होंगे और अपने टाइम से हमें मिल जाएंगे। बट अगर हमें फ्यूचर में ये लगता है कि हमें इन फ्यूचर कुछ अनसर्टेनिटीज़, कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहा गया है कि हमें पहले से ही उन एक्सपेंसेस, उन लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहना है। अब इसका एक एग्जाम्पल, जो आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, वो डेट जिस पे आपको ये शक है कि शायद ये वापस आए ना, वो पैसा जो आपको लग रहा है कि ये डूब जाएगा इन फ्यूचर, अभी डूबा नहीं है बट आपको ऐसे चांसेस हैं कि ये डूब सकता है, तो आप क्या करते हो कि भाई फ्यूचर में एकदम से वो लॉस आएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा उसे मैनेज करने के लिए। इससे अच्छा है कि हम पहले से ही कुछ कुछ इन्वेस्ट, मतलब कुछ कुछ सेव करके चलें, सो दैट वो लॉस हम बियर कर सकें। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग आप जितने भी प्रोविज़न बनाते हैं लॉसेस को बियर करने के लिए, लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहने के लिए, एक्सपेंसेस के लिए प्रिपेयर रहने के लिए, ये आपका कहलाता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का पार्ट, राइट। नेक्स्ट है आपका मटीरियलिटी। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द कॉन्सेप्ट इज एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर। ये कॉन्सेप्ट जो है ये फुल डिस्क्लोजर वाले का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे? देखो, फुल डिस्क्लोजर में हमने ये बात की कि आप अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स दिखाएंगे, सब कुछ डिस्क्लोज करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। हमने यही कहा। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दैट only those items to be disclosed in the financial statement which has a significant economic effect। यानी आप सिर्फ उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करो जिनका एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इफेक्ट है। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ना चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं आइटम्स को डिस्क्लोज करेंगे जिनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो। ठीक, सपोज आपका एक बिजनेस है, आपके बिजनेस में अचानक से एक सेलिब्रिटी आ जाते हैं। ठीक है, सेलिब्रिटी आ गए, आप मतलब आपकी जो कंपनी थी वहाँ पर एक सेलिब्रिटी आ गए, तो आप उन्हें बुलाओगे, मतलब उन्हें कुछ आपसे पूछना था आपकी कंपनी से रिलेटेड, तो आप उन्हें बुलाओगे, आप उनके आवभगत में चाय, नाश्ता और थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस करोगे। ठीक है, प्लस वो आए तो आपने क्या किया, अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट उन्हें एज अ गिफ्ट भी दे दिया। ठीक है, तो अब ये जो आपने खर्चा कर दिया, ठीक है, खर्चा हुआ तो कंपनी के पैसों से ही है। ठीक, तो अब अगर मैं हर एक खर्चे का अलग अलग अकाउंट बनाने जाऊंगी तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी मैसी हो जाएगी कि समझना मुश्किल हो जाएगा कि इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स कौन से हैं, ठीक है, और अनइम्पॉर्टेंट कौन से हैं। तो ये कहा जाता है कि जो इस तरह के एक्सपेंसेस हैं उन्हें आप अलग अलग अकाउंट में ना करके आप एक साथ शो कर दीजिए। या फिर एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो सपोज आपकी कंपनी में कुछ स्टेशनरी थी। ठीक है, स्टेशनरी के 10 पेन काफ़ी टाइम से अंदर पड़े रहे और वो ख़राब हो गए। अब वो जो 10 पेन थे उनकी शाई भी लीक हो गई, तो उससे रिलेटेड जो आपकी आसपास की जो स्टेशनरी थी, कुछ स्टेशनरी ख़राब हो गई। सपोज 500 रुपये की आपकी स्टेशनरी ख़राब हो गई, राइट। लेकिन आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना लिए थे, आपको बाद में पता लगा कि इतने रुपए की स्टेशनरी हमारी ख़राब हो गई। अब आप दोबारा से उस चीज़ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खोलने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, राइट। और इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। अगर एक बड़ी कंपनी को सिर्फ 500 रुपये की स्टेशनरी उससे मिसप्लेस हुई है, वो उसने रिकॉर्ड नहीं करी है, तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बेसिस पे हमारे इन्वेस्टर्स डिसीजन नहीं लेंगे, ना ही हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उससे चेंज होगी, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये वो बात हो गई, सागर से आपने बूंद निकाल ली तो सागर पर क्या असर पड़ा, राइट। तो यही कहा गया मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में, भाई इंपॉर्टेंट जितने हैं वो तो आपको डेफिनेटली शो करने हैं, बट कुछ इमटेरियल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, या आप उन्हें मर्ज करके एक अकाउंट में डाल देंगे। चलिए, अब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस क्लियर हो गए होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या कहती थी कि आपको जो भी आपके पॉलिसीज हैं, जो भी मेथड है, उनको कंसिस्टेंट वे में सेम ही यूज़ करना है, डिफरेंट चेंज कर करके नहीं यूज़ करना है। सिमिलर होने चाहिए आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे होनी चाहिए? कंसिस्टेंट, वेरिएबल, फ्लेक्सिबल और फैक्चुअल।
तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है कि कंसिस्टेंट होने चाहिए, एक जैसे ही होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिस्क्लोजर कन्वेंशन रिक्वायर। डिस्क्लोजर कन्वेंशन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डिस्क्लोजर जिसमें आप सारे मटेरियल फैक्ट्स को शो करते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। सो पहला ऑप्शन है फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल विच कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हमको फुल डिस्क्लोजर करना है सारे मटेरियल फैक्ट का जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। दैट व्हेन शुड प्रॉफिट बी रियलाइज, मैचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, दैट बिजनेस विल नॉट बी डिसॉल्व इन द नियर फ्यूचर। तो ये तीनों तो आपके सीधे सीधे आपको इससे रिलेटेड ही नहीं दिख रहे हैं, और पहले ही ऑप्शन से इसकी डेफिनेशन आपको दिख जाती है कि फुल डिस्क्लोजर करना है हमें मटेरियल फैक्ट्स का जो इफेक्ट करना है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन असेट्स, रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि आप प्रॉफिट्स को एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, बट आपको लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहना है, उनके लिए आपको पहले से प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। ठीक है, तो मैंने उसमें एग्जांपल दिया था डाउटफुल डेट्स का कि हम प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट्स के। ठीक है, इसी तरह हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपनी असेट्स पे। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं भाई? 20 लाख की अगर मैंने एक मशीन ली है, वो 20 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 20 साल बाद तो वो ख़त्म हो जाएगी, 20 साल बाद मुझे फिर से 20 लाख रुपए चाहिए होंगे, राइट। तो वो 20 लाख एकदम से थोड़ी आएंगे। अगर मैं हर साल एज ए डेप्रिसिएशन कुछ अमाउंट रखती जाऊंगी तो 20 साल बाद मैं फिर से उस 20 लाख के अमाउंट की न्यू मशीनरी परचेज कर पाऊंगी। तो इसमें भी मैंने क्या किया, मुझे अंदाज़ा था कि इन फ्यूचर ये एक्सपेंस हो सकते हैं, तो मैंने अभी से अपना कंजर्व करना शुरू कर दिया। तो ये भी आपका कंजर्वेटिज्म का पार्ट है। और ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए आप अभी से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी आपका कंजर्वेटिज्म का पार्ट है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, राइट। नेक्स्ट है आपका द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड हिज मेडिकल एक्सपेंसेस इन द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट, यानी मेडिकल एक्सपेंसेस, एक ओनर के जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे पर्सनल, उसने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिए। इंडिकेट द प्रिंसिपल दैट इज वॉयलेटेड, अब आपको बताना है कि इस पर्सन ने, जो ओनर है, उसने जो मेडिकल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए उसने कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट किया है, यानी तोड़ा है, कौन सा प्रिंसिपल उसने यहाँ फॉलो नहीं किया है। हमने पढ़ा था कि ओनर और ओनर की जो एंटिटी है दोनों अलग अलग हैं, ओनर और ओनर का बिजनेस अलग अलग है। तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस जो उसने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिए वो पूरी तरह गलत हो जाता है। और ये पार्ट है आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट का। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ओनर अलग है और ओनर की एंटिटी अलग है, राइट। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट, यानी इनमें से किसकी वजह से कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज होती क्या है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज वो हैं जो हमें अंदाज़ा है कि इन फ्यूचर हो सकती हैं। ठीक है, इन फ्यूचर ये लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, इन फ्यूचर हमें बहुत सारा अमाउंट इन लाइबिलिटीज़ के लिए पे करना पड़ सकता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपकी कंपनी के ऊपर किसी पर्सन ने केस कर रखा है, ठीक है, वो केस अभी चल रहा है, अभी वो केस ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइम आ गया और आपको प्रिपेयर करनी है। तो आपको क्या करना होगा कि आपके इन्वेस्टर्स, आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, सब लोग आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि आपके ऊपर ये कोर्ट केस चल रहा है, आपके ऊपर ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ हो सकती है, मतलब वो लाइबिलिटी जो हो भी सकती है, नहीं भी। केस आप जीत भी सकते हो और नहीं भी। अगर आप जीतते हो तब तो आपको उन्हें कोई अमाउंट पे नहीं करना, लेकिन अगर आप हारते हो तो आपको एक ह्यूज अमाउंट उन्हें पे करना है, राइट। तो यहाँ पर कंडीशंस दोनों ही हैं, इसलिए इसे कॉन्टिजेंट कहा जाता है कि जिसके चांसेस हैं भी और नहीं भी। ठीक, तो क्या करते हो आप अपनी बैलेंस शीट में एक फुट नोट दे देते हो कि हाँ इतने अमाउंट की अप्रॉक्स हमारी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक, तो आप एक फुट नोट देते हो, तो आप ये किस चीज़ के तहत देते हो, किस कॉन्सेप्ट के तहत देते हो? ड्यूअल एक्सपेक्ट, फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी और गोइंग कंसर्न। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फुल डिस्क्लोजर, सो दैट हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या जितने भी क्रेडिटर्स हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ ये लायबिलिटी हमारे साथ फ्यूचर में हमें पे करनी पड़ सकती है। तो ये हो जाता है फुल डिस्क्लोजर। हर एक को पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है या इतनी लायबिलिटी भी हो सकती है, राइट। तो ये फुल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर,
यानी किस मेथड के अकॉर्डिंग हम सेम मेथड यूज़ करते हैं हर साल अकाउंटिंग मेथड। तो ये तो आप सबको पता होगा कि कंसिस्टेंसी मेथड ये कहता है कि हमें सेम ही अकाउंटिंग मेथड यूज़ करने हैं, राइट। सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। ओमिशन ऑफ पैसे यानी आपने क्या किया, जो आपके अमाउंट थे, सपोज आपका अमाउंट था एक 450.75 पैसे, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस 75 पैसे को राउंड ऑफ कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने कितने दिखाए, 450 ही रुपये दिखाए, ठीक। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने 450 रुपये दिखाए। क्यों दिखाए, देखो एक तो ना अगर पॉइंट पॉइंट की सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी तो वो स्टेटमेंट थोड़ा समझने में एक डिफ़िकल्टी दे सकती है। तो हमने क्या किया, उसे ईजी टू अंडरस्टैंड बनाया और पॉइंट को ओमिट कर दिया, राइट। तो ये किस कॉन्सेप्ट के तहत हमने किया, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटीरियलिटी, मनी मेजरमेंट। तो देखो हमने ये पढ़ा था किसमें, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में, कि जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें तो आपको रिकॉर्ड करना है, बट यू कैन इग्नोर सम इममटीरियल और अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू, ठीक है। यानी आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। अब पॉइंट को अगर आप इग्नोर करोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हद से हद 5 रुपये का डिफरेंस आएगा। अगर बहुत सारे अमाउंट है पॉइंट के, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो 5 रुपये का इम्पैक्ट कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, राइट। तो उस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। तो ये कहता है आपका मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।